जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स के सभी दर्शकों को मैं निधीश गोयल आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्ते, आप सभी का अभिनंदन, सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, इस समय हिंदुस्तान में जो महामारी चल रही है, अब से कुछ महीनों पहले की बात करें हम लोग तो केवल हिंदुस्तान की बात नहीं आती थी। एक वैश्विक महामारी के तौर पे उसे देखा जा रहा था, जिसे हम कोरोना कोविड-19 का नाम दे रहे हैं। लेकिन न जाने किस कारण से कि पिछले 1 डेढ़ महीने पहले की अगर बात करें तो लगता था जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है। बहुत से पत्रकारों ने, बहुत से लोगों ने यहां तक लिखना कहना शुरू कर दिया था पब्लिकली कि हिंदुस्तान ने वैक्सीन आने से पहले ही कोरोना को मात दे दी है, कोरोना को पीट दिया है। यहां तक शब्द यूज हुए थे कि कोरोना को पीट दिया है। लेकिन अब क्या हुआ? एकदम से हम पिटते कैसे चले जा रहे हैं? हम पिटते चले जा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप को खुद पीट रहे हैं अपनी कमियों की वजह से, या हमें पीटा जा रहा है? पीटा जा रहा है तो कौन पीट रहा है? क्या हम हथौड़ा नहीं रखते हैं अपने हाथ में कि हम सामने वाले को पीट दें? क्या हमारे हाथों में, हमारी भुजाओं में वो दम नहीं है कि हम सामने वाले को उसकी करनी का जवाब दें, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी? ये बात हम कर सके। आई एम टॉकिंग अबाउट टू द चाइनाज अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर। इस पर रिस्ट्रिक्शन कोई लगा नहीं पा रहा है, न जाने किस कारण से। इसलिए हमने तय किया कि हर बुधवार चाइनाज अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर इस नाम से एक सीरीज शुरू की जाए। और हमारे साथ में आर्मी से एक बहुत बेहतरीन वक्ता जुड़ने वाले हैं, जो लगातार हर बुधवार रात को 9 बजे हम सारे साथ में होंगे। और चाइनाज अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर में कितनी कितनी चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, उन सब के बारे में वो बात करेंगे। मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ पधारे हुए श्रीमान ब्रिगेडियर हेमंत महाजन साहब को। ब्रिगेडियर साहब, आपको बहुत बहुत नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्ते सर। फर्स्टली, क्योंकि हमने इसे नाम दिया है अनरेस्ट्रिक्टेड वॉर, तो हमारे दर्शकों को हम ये क्लियर कर दें दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड वॉर। ये होती क्या है? आपका सवाल बिल्कुल अहम है। मैं आपको पहले बोलना चाहता हूँ, 1 महीना पहले जब मैंने आपसे बातचीत की थी, तब मैंने आपको हमारा देश जब 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया और उसके बाद जो लड़ाइयाँ हमारे देश में लड़ी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। 1947 की लड़ाई, 1962 की, 1965 की लड़ाई, 1971 की और कारगिल वॉर, ये सब कन्वेंशनल वॉर था जिसमें शस्त्र का इस्तेमाल हुआ, बॉर्डर पे लड़ी गई। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद एक अलग प्रकार की लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की, जिसका नाम था ऑपरेशन काराकोरम या ऑपरेशन टोपैज, जिसपे उन्होंने दहशतवादी, उनके समर्थक देश के अलग अलग भागों में घुसाए और दहशतवाद शुरू किया। कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया, इंसर्जेंसी ईशान्य भारत में शुरू हुई, इसके बाद पंजाब का खालिस्तानी दहशतवाद। इस सब के साथ आप बिल्कुल परिचित हैं। लेकिन आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर। तो आपका सवाल था कि ये है क्या, ये नाम किसने दिया है? तो इसका शॉर्ट में रिप्लाई है कि हमें ये चाइनीज ने इस वॉर को दिया हुआ नाम है। चीनी जो है इसे अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर बोलते हैं। और ये नाम क्यों आया और ये जो लड़ने का तरीका है वो किस प्रकार से है, तो उसका आंसर ये है कि 1991 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक के ऊपर 26 या 36 देशों को लेकर हमला किया। और इस हमले के अंदर उन्होंने इराक का कुछ ही दिनों के अंदर पूरा पराभव किया। और इस लड़ाई के अंदर उन्होंने बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वगैरह वगैरह। और इजराइल इराक उसके सामने टिक नहीं पाया। तो उसके बाद पूरी दुनिया में वॉरफेयर इस विषय के ऊपर चर्चा शुरू हो गई। तो सबको लगा कि अभी इसके आगे की जो वॉर होंगे वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड वॉर होंगे, और वो शॉर्ट होंगे, वो इंटेंस होंगे, वो बहुत वायलेंट होंगे। इस प्रकार की बातचीत शुरू हो गई। और इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस भी शामिल थी कि अभी हमारा नेटवर्क सेंट्रिक वॉर होगा, मिसाइल्स यूज किए जाएंगे, आर्टिलरी यूज की जाएगी, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन इसी समय इस वॉर के खिलाफ चाइनीज एक रिसर्च कर रहे थे, उनके जो थिंक टैंक्स थे, उनके जो लोग थे। और तकरीबन 1999 मेरे ख्याल से एक पहली बार एक
उन्होंने एक मिलिट्री पेपर लिखा जिसमें उन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर का नाम लिया। तो उस अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर का मतलब क्या था? उनका कहना था ये अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर जो है ये टेक्नोलॉजिकल वॉर जो अमेरिका ने शुरू किया था, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोला जाता है या जिसे गल्फ वॉर बोला जाता है, ये इसके लिए एक आंसर है। और इसके अंदर सैनिक लड़ेंगे ही नहीं, जो आपके जो वेपन्स उस समय के पहचाने हुए हैं, यानी कि टैंक्स है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स है, मिसाइल्स है, इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा। ये लड़ाई जिसे काइनेटिक वॉर बोलते हैं, काइनेटिक लड़ाई होगी ही नहीं। जो शस्त्र आपको पता है इनका इस्तेमाल ही नहीं होगा, बल्कि जो इस्तेमाल होगा वो कुछ और ही तरीका होगा जिसे उन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर बोला था। ये तरीका क्या है? उन्होंने पहले बोला कि पहले सैनिक और एक देश का सामान्य नागरिक, उसमें फर्क है। सैनिक सीमा पर लड़ता है, देश का नागरिक अंदर होता है। लेकिन इस अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर में हर एक सामान्य नागरिक एक सैनिक बनेगा। ये लड़ाई आपके घर में जाएगी, आपके लैपटॉप में जाएगी, आपके मोबाइल में जाएगी, आपकी सोसाइटी में जाएगी। और ये लड़ाई, जैसे कि ये गल्फ वॉर था, ये कुछ हफ्ते चला, ये लड़ाई चलती रहेगी 365 डेज अ ईयर, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज इन अ वीक। कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, इसका कोई ये नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बोला था, 47 की लड़ाई 6 महीना चली, कारगिल वॉर 3 महीना चला, 71 का वॉर 3 हफ्ते चला। इसमें ना कोई स्टार्ट पॉइंट है, ना कोई एंड पॉइंट है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो देश जब लड़ाइयाँ करते हैं तो लड़ाइयाँ क्यों करते हैं। तो एक बहुत बड़े युद्ध तज्ञ थे जिनका नाम था जनरल क्लॉट्सविट्ज, ये उनका नाम था। तो उन्होंने बोला था कि युद्ध इसके लिए होता है ताकि जो देश जीतता है और जो देश हारता है, तो जीतने वाली देश की जो इच्छा शक्ति है, जीतने वाला देश जो चाहता है वो हारने वाला देश करता है। यानी कि उन्होंने बोला कि आपकी आर्मी कम करो, आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप मत करो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, बाउंड्री बदली करो, ये हमें दे दो, ये सब हो जाता है। लेकिन यही कार्रवाई अभी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर से होती है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई सैनिक और सिविलियंस कोई अलग नहीं है। इनके टारगेट होते हैं गवर्नमेंट है, मीडिया है, देश के नागरिक है और देश की एक व्यवस्था है। तो इसके अलग अलग पहलू कौन से होंगे? इसका पहलू है एक तो साइबर वॉर, यानी कि साइबर वॉरफेयर के बारे में आपको पता है, हम डिटेल में बात करेंगे। इसका पहलू है आपका आर्थिक वॉर या ट्रेड वॉर। आपके समझ लीजिए कि आप एक चीज बेचते हो, समझ लीजिए कि व्हीट आप बेचते हो और व्हीट को आपको समझो $100 पर क्विंटल प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इसे इस कीमत को इतना ड्रॉप किया जाएगा कि आपका व्हीट बिल्कुल 0 प्राइस वाला हो जाएगा, अचानक प्राइस गिर जाएगी। तो इसे ट्रेड वॉर बोलते हैं, आर्थिक वॉर बोलते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल वॉर, वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करेंगे, आपके कुछ राजकीय पक्षों के नेता को खरीदेंगे, कुछ ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही उनको खरीद लेंगे, मीडिया के अंदर कुछ लोगों को खरीद लेंगे, ताकि वहां उसके बाद वो एक नैरेटिव वॉरफेयर शुरू करेंगे कि भाई इस देश को कोई भविष्य नहीं है, ये देश में सब गलत हो रहा है, इस देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसका एक और तरीका है डिप्लोमेटिक वॉर। दुनिया की हाईएस्ट लेवल के ऊपर आपको बदनाम किया जाएगा, आप दुनिया की वर्ल्ड बॉडीज के सामने कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स में आएगा कि कश्मीर में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बाहर की मीडिया में आर्टिकल्स आएंगे कि 370 कलम निकलना नहीं था, बाहर के लोग आपके बारे में पूछना शुरू करेंगे। और इतना ही नहीं, तो जो यूनाइटेड नेशंस जो सबसे बड़ी बॉडी है, उनकी जो अलग अलग सब बॉडीज है उनको खरीदा जाएगा। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो दुनिया की हेल्थ देखती है। तो उन्होंने जब चाइनीज वायरस शुरू हुआ या कोरोना वायरस शुरू हुआ तो सबको बताना था कि ये शुरू हो गया और अभी आप इस प्रकार की प्रिकॉशंस लो। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने छुपाने की उसको छुपाया और इसको कभी भी चाइनीज वायरस नहीं बोला। इसको या तो चाइनीज वायरस बोलना था, या इसे वुहान वायरस बोलना था, या उसे शिन जिनपिंग का वायरस बोलना था। अलग अलग नाम है।
लेकिन जब इंडिया में इसका जब म्यूटेशन होना शुरू हो गया तो उसका नाम रखा गया इंडियन वेरिएंट। मतलब इंडिया में ये वायरस टूटा है, उसका अलग हिस्सा बना है, तो उसको इंडियन वेरिएंट, चाइनीज तो नाम आपने लिया नहीं, तो पूरी दुनिया में आ गया कि भाई देखो इंडियन वेरिएंट 1, इंडियन वेरिएंट 2। ब्रिटेन बोलता है कि इंडियन वेरिएंट वाले लोगों को हम हमारे देश में आने नहीं देंगे। तो ये इस प्रकार की ये कॉम्बिनेशन ऑफ वॉर्स है कि जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है, और जिससे ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, यानी कि शत्रु सामने नजर नहीं आ रहा है, शत्रु इनविजिबल है, ठीक है। तो ये सब का इस्तेमाल करके उन्होंने ये लड़ाई शुरू की है, जिसे वो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर बोलते हैं। और अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर का एक सबसे बड़ा नियम है, वो नियम ये है कि अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर को कोई नियम है ही नहीं, यानी कि साम दंड भेद, आप जो तरीका इस्तेमाल करके शत्रु देश को नष्ट कर सकते हो उसे नष्ट करिए। आपने बुद्धिबल या चेस का गेम देखा होगा, कभी आप उसको वजीर को आगे करते हैं, कभी घोड़े को आगे करते हैं, कभी हाथी को आगे करते हैं, अलग अलग। यू कैन थिंक ऑफ एनी इनोवेटिव मेथड ऑफ फाइटिंग अ वॉर। आपके नेबरहुड से लड़ाई शुरू हो जाएगी, आपके सोशल मीडिया में घुसखोरी हो जाएगी, आपके समझ लीजिए कि जो बाहर वाले आबी के लोग हैं, मतलब भारतीय जो बाहर है, उनके मन में घुसखोरी होगी और वो बोलना शुरू करेंगे कि हमें खालिस्तान चाहिए या हमें जो भी कुछ चाहिए होगा। मतलब जो भारतीय, जिनको भारत के बारे में प्रेम होना चाहिए, वो परदेश में जाके हमारे देश के खिलाफ बातचीत करेंगे। तो ये उसको मतलब नैरेटिव वॉरफेयर है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हुआ है। तो ये सब वॉरफेयर की हम डिटेल में हर एक जो पहलू है, जो हम 7 बार मिलने वाले हैं, उसमें हर एक का मतलब बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वॉरफेयर को समझो। दूसरा, इसके साथ लड़ना है तो हमारे देश ने क्या करना चाहिए और हमारे सोसाइटी ने क्या करना चाहिए। कोई आपको पूछ सकता है कि भैया नीतीश जी ये बताइए कि आज अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर का आपने टॉपिक रखा, उसकी हमारे लिए क्या जरूरत है, मैंने थोड़ी लड़ना है। बिल्कुल यही पॉइंट है कि ये लड़ाई आपने लड़नी है, जो आज सुन रहा है इसने लड़नी है। हर एक सामान्य नागरिक इस लड़ाई में एक सोल्जर है। अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक नहीं निभाता है तो धोखा उसके फैमिली को है, धोखा उसके आजू बाजू में रहने वाले सोसाइटी को है, उसके शहर को है, उसके प्रांत को है। यानी कि हम हर एक आदमी अगर ड्यूटी नहीं निभाता है तो नुकसान ये देश का होने वाला है। तो इसलिए ये जो सीरीज है ये कॉमन मैन के लिए जरूरत है। तो ये इंट्रोडक्टरी मैंने ये करके अभी हम जो बायोलॉजिकल वॉर का मुद्दा है इसके बारे में बात करेंगे। आपके कुछ सवाल के पास? जी बिल्कुल, बायोलॉजिकल वॉर की ही बात हमें लोगों को करनी चाहिए, बिकॉज जब पहली वेव, हम लोग पहली वेव की बात कर रहे हैं और दूसरी वेव की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब पहली वेव आई थी चाइना से, व्हाट वाज दैट बायोलॉजिकल वॉर जो थोपा गया, और उसके बाद में आप हमें सेकेंड वेव के बारे में भी बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा लग रहा है कि भारत एक केंद्र बिंदु बन गया है। हालांकि एक दूसरा केंद्र इजराइल के रूप में अभी सामने आ रहा है पिछले कुछ समय से, एक हफ्ते से। लेकिन अगर हम चाइना अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर, बायोलॉजिकल वॉर की बात करें तो इंडिया हैज बीन द एपिक सेंटर। अब इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर का एपिक सेंटर कहना शायद बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस एपिक सेंटर बनते हुए? क्योंकि पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। क्या वहां पर इलेक्शंस नहीं हुए? क्या वहां की जनता बहुत अनुशासित है? क्या वहां पर हमारे से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज हैं? क्या वहां पर बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं हर तरीके की? तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है क्या? क्या कुछ है कि दुनिया भर में केवल पहली वेव के बाद में दूसरी वेव में भारत ही अटका, सब अड़चने यहां हुई? इसके बारे में थोड़ा बहुत। आपके सभी सवाल बिल्कुल अहम है और इसके ऊपर बातचीत करने की बहुत ही जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब यह चाइनीज वायरस शुरू हुआ वुहान में। अभी ये बिल्कुल क्लियर है, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुआ है, यूरोप में रिसर्च हुआ है, किसी के मन में कोई भी शक नहीं है कि ये जो है वो वुहान की जो लैब थी वहां से ये वायरस निकला हुआ है। अभी ये वायरस निकला है या छोड़ा गया है, इसके ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटी डिवाइडेड है। इसे किसने मदद की है इसके ऊपर थोड़ा सा डिवाइडेड है कि क्या कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने मदद की, कोई और थे मदद की, क्या इसमें चाइनीज मिलिट्री इन्वॉल्व थी? तो उसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल चाइनीज मिलिट्री इन्वॉल्व थी।
तो इसमें आपको पहले दो चीजें समझ में आनी चाहिए। जब ये वायरस शुरू हो गया वुहान से, तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज घड़ी कि आपको पता है कि इस वायरस को अगर कंट्रोल करना है तो हमें लॉकडाउन करना पड़ता है, जिससे इस वायरस का जो संबंध है बाकी लोगों के साथ टूट जाता है। तो चाइना ने लॉकडाउन शुरू किया चाइना के अंदर, और चाइना के अंदर जो इंटरनल फ्लाइट्स थी, जो हवाई जहाज जाते थे, उसको पूरा रोक लिया। यानी कि कोई भी विमान चाइना में नहीं उड़ रहा था, क्योंकि उनको उसे रोकना था, आइसोलेट करना था। लेकिन इसी समय हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में चाइनीज पूरी दुनिया में घूम रहे थे। चाइनीज आज लाखों के संख्या में दुनिया में घूमते हैं। तकरीबन 9-10 करोड़ टूरिस्ट चाइना के बाहर जाते हैं, 1-2 करोड़ वहां के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। जो ट्रेड और कॉमर्स चलता है उसके लिए हर रोज हजारों लाखों लोग चाइना से यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, अफ्रीका में जाता है, हमारे देश में आते हैं अलग अलग, क्योंकि इसकी वो जरूरत है। उन्होंने एयर ट्रैवल चाइना में रोका, लेकिन उन्होंने नहीं रोका चाइना से बाहर जाने में। तो ये बिल्कुल डेलिबरेटली किया गया था। इतना ही नहीं, तो वहां पे उन्होंने इसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से की थी। कुछ देश यूरोप के चाइना के इतने गुलाम बन गए थे, और एक का नाम मैं बोलना चाहूंगा, इटाली। तो इटाली में चाइना का इतना ज्यादा गुलाम हो गया था इटाली की, उसके बारे में एक अलग ही बातचीत कभी करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी मैं शॉर्ट आपको समरी बताता हूं कि जब चाइनीज वायरस शुरू हुआ तो ऑब्वियसली ये था कि जो चाइना से आता है उनको आइसोलेट करना चाहिए, उनको टेस्ट करवाना चाहिए वगैरह की, जो अभी आजकल हो रहा है। लेकिन इटाली ने कैंपेन शुरू किया कि चाइनीज वायरस नाम की कोई चीज नहीं है, चाइना हमारा नंबर 1 दोस्त है। तो जो चाइनीज वुहान से आएगा, चाइना से आएगा, उसके हम गले लग जाएंगे, ये प्रूव करने के लिए कि ये वायरस एक वेस्टर्न कंट्रीज ने शुरू किया हुआ एक साइकोलॉजिकल वॉर है। और आपको पता है कि जो अफेक्टेड है चाइनीज वायरस से, उसके साथ अगर आप गले लगना शुरू करो तो आपने क्या किया, और एग्जैक्टली कैसे बेवकूफ बनाया गया। और मैं यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूँ, इटाली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई है, जहाँ पे वो लोग होशियार है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये सब चीज समझ में आती है, फिर भी वो गले लगना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये, यानी कि, और तीसरी बात इसमें यह है कि ये वायरस चाइना में उसके बाद नहीं आगे गया। यानी कि चाइना के जो बड़े सिटीज है, शंघाई है, बीजिंग है वगैरह, वहां पे नहीं हुआ, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में जाके पहुंचा, हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में जाके पहुंचा, हजारों किलोमीटर दूर भारत में आके पहुंचा। अगर अभी आप देखेंगे कि ये वायरस एक नॉर्मल वायरस होता है, अगर आपने कुछ बायोलॉजी का किसी आप बायोकेमिस्ट से पूछो कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं वो ठंडी में काम करते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं वो गर्मी में काम करते हैं, कुछ वायरस जो होते हैं, आपको वायरल फीवर का आपने नाम सुना होगा, वो जब मौसम खराब होता है बारिश में एक अलग प्रकार का वायरल फीवर होता है, ठंडी में और होता है। लेकिन ये जो चाइना ने जो वायरस बनाया है ये एक अमर है, ये इसे ना ठंडी ना गर्मी ना ह्यूमिडिटी, कहीं पर भी ये आराम से घूम रहा है। तो ये क्या था, यानी कि तो इसके ऊपर एक अभी काफी चीजें सामने आ रही है कि क्या ये नॉर्मल वायरस है या वो स्मार्ट वायरस है। स्मार्ट का आपने नाम सुना होगा, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना कभी बाद में अलग ही विषय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटिंग की पावर होती है, और वो जो मशीन जो है उसको अगर आप कुछ कमांड दे तो वो अपने आप ही काम करना शुरू करता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि आपके मोबाइल के अंदर एक डिक्टेशन वाला ये है सॉफ्टवेयर है। अगर आप वहां पे मराठी में या इंग्लिश में डिक्टेट करेंगे तो आपको वो सुन लेता है। और अगर समझो उसने एक मेरा नाम हेमंत महाजन ठीक नहीं लिखा, मैंने इसको करेक्शन दिया, तो वो याद रखता है और वो गलती फिर वो बाद में नहीं करता। ये सेल्फ लर्निंग मशीन है। तो ये जो वायरस है ये सेल्फ लर्निंग है। अगर ये देखता है कि ठंडी है तो आकार बदली कर लेता है, गर्मी है तो ये बदली कर लेता है।
ये इंडिया में आता है लेकिन बांग्लादेश में नहीं जाता, ये इंडिया में आता है लेकिन नेपाल में नहीं जाता, ठीक है ना। ये मतलब ये जो बाउंड्रीज है जहाँ पे फेंस वगैरह लगाया हुआ है, शायद इस वायरस को पता है कि भाई बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर एक फेंस लगा है, वहां पर क्रॉस मत करो, इस तरफ ही रह जाओ। वेस्ट बंगाल में बहुत फैला हुआ है, लेकिन उसके साथ 1 फीट के ऊपर जो इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होती है वहां नहीं है। सिमिलरली नेपाल और हिंदुस्तान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, जैसे हम है वैसे वो है, लेकिन वहां पे नहीं स्प्रेड होता, यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक इंटेलिजेंट वायरस है, इसने या स्मार्ट वायरस है। और इसका एक और चीज सुनिए कि जो अभी रिसर्च में सामने आ रहा है, एक डार्विन की थियरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि दूसरा उनका कहना क्या है कि एक वायरस जब किसी एक आदमी के ऊपर आके टकराता है तो वो काफी बार बदली हो सकता है, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, या जिसे उसे हिंदी में जनुकीय बदल बोलते हैं। ज्यादा मैं डिटेल में हिंदी में नहीं जाता हूँ, लेकिन म्यूटेशन यानी कि वो वायरस टूटता है, ठीक है। तो अभी ये जो टूटता है, समझो एक वायरस के 2 हो गए, 2 के 4 हो गए, जो भी नंबर हो गया, तो आमतौर पे ये माना जाता है कि समझो एक वायरस के 3 टुकड़े हो गए, तो इन 3 टुकड़ों की जो ताकत है, इफेक्टिवनेस है, ये पहला जो ओरिजिनल वायरस था उससे कम हो जाती है, यानी कि ताकत टूटने के बाद ताकत कम होती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है कि जैसे वो आपके पुराना में आपने बात सुनी हो कि किसी का खून गिरता था एक राक्षस का, और उसमें से एक प्रॉपर बड़ा राक्षस तैयार होता था, छोटा राक्षस नहीं तैयार होता था, बड़ा राक्षस, ठीक है। तो एक खून के बूंद से, आपने ये हमारी इसमें सुनी होगी, माइथोलॉजी में ये चीजें बहुत है। तो ये वायरस कैसे बढ़ रहा है, इसकी ताकत कैसे बढ़ रही है, इंटेलिजेंट क्यों है, ये स्मार्ट क्यों है, इसके ऊपर होता क्या है कि ये सब चीजें हम जो बोलते हैं ये अभी तक साइंटिफिकली 100% प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन इसमें ये अलग, बाकी वायरस से अलग है, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। ये अपने आप का नंबर 1 वायरस है। तो ये वायरस में ये जो सब हुआ है, ये जो चाइना ने किया, इसको ताकतवर बनाया है, तो ये एक बहुत ही अहम बात है। और इसलिए अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है कि इसका एंड कब होगा, एंड कैसे होगा, क्या करना चाहिए। तो हम फर्स्ट वेव के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, सेकंड वेव के बारे में आपने बताया कि ये बांग्लादेश में नहीं गया, नेपाल में नहीं गया, लेकिन भारत में घूमता रहा, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में बढ़ा है, लेकिन वो नहीं बढ़ा बांग्लादेश में। वो पंजाब में बढ़ रहा है, लेकिन जो वेस्ट पंजाब है वहां पे नहीं जाना चाहता। वो बोलते कि वहां फेंस लगाया हुआ, वहां पे फौजी बैठी हुई, तो फौज उसको शायद रोक रही है, पाकिस्तान की फौज, ठीक है ना, बंदूक लेके जो भी रोक के बैठी होगी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज है। तो अभी इसका जो नेक्स्ट पहलू है जिसके ऊपर हम बातचीत करना चाहेंगे, वो है कि ये शुरू हुआ तो इसके बाद क्या होना चाहिए था कि देश ने इकट्ठा होना चाहिए था, उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए थी। क्योंकि आज हमारे जो सीरीज है उसका कारण यही है कि इस लड़ाई में हम सब सोल्जर हैं। लेकिन हुआ क्या, देश ने अपने आप में झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट इसमें हम बात ये कर सकते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल वॉर हमारे देश में शुरू हुआ, डिसइंफॉर्मेशन वॉर शुरू हुआ, वो कैसे हुआ, किसने किया, उसका इफेक्ट क्या हुआ, जिससे हमारे देश का नुकसान क्या हुआ। आपने सर जो आपने बोला कि सारा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन एक साथ खड़ा कैसे होगा सर? आज हम लोगों की बात हो रही थी कि वैक्सीनेशन जो है वो हो रहा है। फर्स्ट डोज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को लगी, उसके बाद में दुनिया भर में भी वो बाहर जाती है, वहां भी लोगों को ब्राजील में इस तरीके के चित्र लगाए जाते हैं कि हनुमान जी आ रहे हैं और वैक्सीन लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने केवल थैंक यू नहीं लिखा, बल्कि हनुमान जी का चित्र बनाया उड़ते हुए, पहाड़ की जगह वैक्सीन। तो इस तरीके के थैंक यू, इस तरीके इस अंदाज में हिंदुस्तान भर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि वो एक फला फला पार्टी की वैक्सीन है। कहा यह जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्या वैक्सीन लगवाई है या फिर पानी जो है वो इंजेक्ट करवाया है, ये तो इस पार्टी की वैक्सीन है, मेरा इस पर विश्वास नहीं है। और आज ये कहा जाता है कि हमारी वैक्सीन, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों बेच दी, और हमारा अधिकार है वैक्सीन पाने का। यानी कि पहले आप वैक्सीन ही खराब है ये कहते थे, अब आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन हमें अवेलेबल क्यों नहीं है। समझ नहीं आता असल में व्यक्ति चाहता क्या है, देश आपने यस नीतीश जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। पहले बोल रहे थे कि वैक्सीन काम का नहीं है, और अभी बोल रहे हैं कि वैक्सीन को लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब ये सब शुरू हुआ तो इसके बाद एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हुआ।
इसे साइकोलॉजिकल वॉर बोलिए, इसको डिसइंफॉर्मेशन वॉर बोलिए, इसको प्रोपेगेंडा वॉरफेयर बोलिए। अभी आप भारत की जो मीडिया है तो उसको शॉर्ट में हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो है प्रिंट मीडिया, यानी कि जो प्रिंट पेपर आपके पास आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में आते हैं, रीजनल लैंग्वेज में आते हैं, उनकी अपने आप रीच है। तकरीबन 25-30% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ये प्रिंट मीडिया को पढ़ते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो टीवी चैनल जो न्यूज़ देते हैं 24 घंटा, 750-800 चैनल्स है आज हमारे देश में, रीजनल लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, कि जो 24 घंटा न्यूज़ देते रहते हैं। और इसके बाद एक भस्मासुर है जिसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तो हर एक के हाथ में एक ताकत दी है कि हम हर एक आदमी जिसके पास एक मोबाइल है वो एक किसी बड़े टीवी का एंकर बना हुआ है, अर्नब गोस्वामी है या जो भी आपका फेवरेट होगा, या कोई बड़ा एडिटर बना हुआ है, पता नहीं कौन से एडिटर बड़े आपके से, लेकिन वो बना हुआ है और वो हर एक ओपिनियन के ऊपर अपना ओपिनियन देना चाहता है। आज हुआ क्या है कि समझ लीजिए कि जो कोरोना या चाइनीज वायरस है तकरीबन 2-3 करोड़ इंडियंस को हुआ है, लेकिन इस विषय के ऊपर जो एक्सपर्ट है वो 130 करोड़ इंडियंस है, यानी कि 130 करोड़ एक्सपर्ट्स, और लेकिन फिर भी हम 3 करोड़ को रोक नहीं पाए हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हुआ जिसे हम नैरेटिव वॉरफेयर बोल सकते हैं। इसका कहने का उद्देश्य क्या था, देश में कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसे दिखाना है निगेटिव तरीके से, ठीक है। अभी आपने बोला कि जब वैक्सीन शुरू हो गया 15 जनवरी को, तो पहले 15, 20, 25 दिन लोग उसे लेने के लिए ही तैयार नहीं थे, इंक्लूडिंग मेडिकल कम्युनिटी, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की जिनका इस विषय में नॉलेज थोड़ा आम आदमी से ज्यादा होता है, क्योंकि वो बोलते थे कि इसका एडिक्वेट डेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई पंतप्रधान मोदी जी सबसे पहला वैक्सीनेशन आप ही ले लो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का शुरू हुआ। और मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा देना चाहता हूँ, चाहे तो वो मैं आपको बाद में भी भेजूंगा। इसमें यह है कि हमने काउंट किया कि वैक्सीनेशन खराब क्यों है, इसके ऊपर इंग्लिश मीडिया में 450 आर्टिकल्स अलग अलग समय के ऊपर पब्लिश हो गए। रीजनल मीडिया में हजारों ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश किए गए कि ये वैक्सीन बिल्कुल डेंजरस है, लेना ही नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया में तो एक फ्लड आ गया, या उसको फ्लड छोड़िए, उसको सुनामी आ गई कि ये बड़ा डेंजरस चीज है, ये लेने से आपको तो ये गड़बड़ी होने वाली है। उसके बाद जब हमने इसे एक्सपोर्ट करना शुरू किया तकरीबन 57-58 कंट्रीज को, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है। तो उसके बाद जो आपने बोला फिर शुरू हुआ कि अभी हम लेना चाहते, फिर ये लोगों ने इंफॉर्मेशन शुरू कर दी कि अभी भैया इनको जल्दी क्यों नहीं दे रहे। अरे आपने पहले डिले किया तभी लोग खाली थे। मुझे आज भी याद है कि एक हॉस्पिटल में आप गए थे तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने हमें खींच के अंदर लेके, साहब आप आ जाइए, आपको समोसा भी खिला दिया उन्होंने हमें, क्योंकि वहां पे कोई जाने के लिए नहीं जा रहा था। तो आमतौर पर मैं फौजी हूँ इसलिए मैं तो जाऊंगा फौजी हॉस्पिटल में, लेकिन वहां पे एक सिविल हॉस्पिटल में खींच के ले गए हमें, क्योंकि वो बोलते साहब आ जाओ, आप पढ़ो, आप पढ़े लिखे हो तो आप समझ जाएंगे। तो ये कोई लेने के लिए ही तैयार था। और उसके बाद फिर बोलना शुरू हो गया कि वैक्सीनेशन की स्पीड इतनी कम क्यों है। आपको ये भी पता होना चाहिए, इसी समय ये घटना हुई कि पुणे में जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जो नंबर 1 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है ना, तो ये इनकी फैक्ट्री में आग लग गई और उनका 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। अब ये वैक्सीन फैक्ट्री जो, ये कोई पेट्रोलियम की फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं बनाया जाता कि जहाँ पे आग लगे। और सीरम इंस्टीट्यूट में इसके पहले कभी आग लगी थी क्या, तो उसका आंसर है इसके पहले कभी भी आग नहीं लगी थी, तो ये आग लगाई गई थी, ठीक है ना। और आग लगी और चाइना के न्यूज़पेपर में नेक्स्ट डे आर्टिकल आया कि भारत में वैक्सीन मैन्युफैक्चर मत करो क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत खराब है और आग लग गई है। अरे आप एक कोई इंफॉर्मेशन आने के बाद अगर आपने एडिटोरियल लिखना है तो आपको कुछ घंटे का समय जाता है आपका एडिटोरियल लिखने में, लेकिन ये एडिटोरियल पहले ही तैयार था क्योंकि उनको पता था कि आग इस समय लगेगी और इसका इतना नुकसान होगा। तो ये फिर उल्टा काम शुरू हो गया कि अभी वैक्सीन पूरा क्यों नहीं है, अभी 18 से लेकर 45 के लिए क्यों नहीं है, अभी आपने बाहर क्यों भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद एक और नैरेटिव शुरू हो गई कि
दिखाना कि देश की परिस्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर है, जिसको बोलते हैं कि ये जो मतलब प्रोपोगंडा था, इसे इसका मैं एक आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जिसे बोलते हैं डिजास्टर टूरिज्म, या जिसे बोलते हैं कि जो डेड बॉडीज जला रही थी उनकी फोटोज पब्लिश हो गई, मीडिया पे लिखी गई कि ये इंडिया की ये डेड बॉडी है, इसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो आपको $100 के लिए आप इमेज ले सकते हैं। फिर ये जो जारी है उनके फोटोग्राफ ले लिए और ये बोला गया कि भाई पूरा देश ये जाने वाला है वगैरह वगैरह। तो ये जो ये जो मतलब प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा था, इसकी मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूं कि जो हमारे देश के लिए बिल्कुल लागू है। एक 15-20 साल पहले की बात है कि एक फोटोग्राफ उसे एक पुलिट्जर नाम का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वो मिला। इट वाज द बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ अबाउट 20 years बैक। वो फोटोग्राफ क्या था कि एक अफ्रीका का देश सुदान, जहाँ पे बहुत दुष्काल हो गया था, तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो बिल्कुल कंप्लीटली मतलब हंगरी और उसका बड़ा बुरा हाल था। और जो ये होता है अपना वो अभी मरने वाली है और एक साथ में पेड़ था, तो उस पेड़ के ऊपर एक गिधाड़ बैठा था। गिधाड़ आप समझते हैं ना, गिधाड़ को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे नीतीश जी? मैं अगर आप नाम गिधड़ का नाम अगर आप इंग्लिश में मुझे बता पाएंगे कि है ना कहीं? हाँ, ओके, वल्चर गिद्ध वल्चर, जी हाँ। ओके, वल्चर, एक वल्चर वहां पे बैठा था कि जैसे ये मरेगी मैं उसको खा जाऊंगा। और इसकी फोटोग्राफ इस फोटोग्राफर ने ली और वो फोटोग्राफ पब्लिश हो गई, उसको अवार्ड मिल गया। और उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो उस इंटरव्यू में एक टेलीफोन पे कॉल आ गई जिसपे उन्होंने पूछा कि हम इससे बात करना चाहते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पूछिए। तो उन्होंने पूछा, जो टेलीफोन पे कॉल आई थी, कि ये बताइए कि उस लड़के का क्या हुआ बाद में, गिद्धड़ खा गया कि नहीं? तो बोलता वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे मैंने फोटो खींची मैं भागा वहां से, क्योंकि मुझे ये फोटोग्राफ बाय द फास्टेस्ट मीन्स देनी थी मेरे एडिटर को। तो फिर उसको दूसरा सवाल पूछा गया, तो ये बताओ कि इस मतलब उस इलाके में कितने गिद्धड़ थे, कितने वल्चर्स थे? तो उसका रिप्लाई इस फोटोग्राफर ने दिया कि उसमें एक वल्चर था जो पेड़ के ऊपर बैठा था। तो जो टेलीफोन पे बात कर रहा था उसने बोला नहीं जी, वहां पे एक वल्चर नहीं था, वहां पे 2 वल्चर थे। एक पेड़ पे बैठा था और दूसरा कैमरा के पीछे से फोटोग्राफ ले रहा था, कैमरा के पीछे बैठ के फोटो ले रहा था। तो ये जो वल्चर टेररिज्म है, वल्चर डिप्लोमेसी है, वल्चर मीडिया का ये है, तो आज ये सब इस प्रकार के वल्चर्स हमारे मीडिया में घूम रहे हैं, जो दुनिया में नाम बदनाम होना एक बात हो गई, लेकिन हमारे इंडियन मोराल को नीचे लाने के लिए इनका सबसे बड़ा हाथ है। और ये जो 300-400 लोग जिन्होंने जो लेख लिखे हुए, जिन्होंने ये फोटोग्राफ पब्लिश किए, 350-400 कार्टून्स पब्लिश हो गए अपनी, मतलब हमारा देश एक ऐसा अकेला देश होगा कि जहां पे हमारे देश के लोग ही हमारे देश के लोगों का मोरल नीचे करना चाहते हैं। अभी आप मरने वाले, आप ये होने वाला है। और वहां पे इतनी डर पैदा हो गई कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहली फेज में किसी ने ऑक्सीजन की बात ही नहीं की थी, ठीक है ना? और अभी ऑक्सीजन की बात हो गई, उसके बाद शुरू हो गया प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा। अभी आप बात आ रही है कि प्लाज्मा की जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात शुरू की, वो कोई इंजेक्शन है, रेडमेसिविर या जो भी नाम होगा उसका इंजेक्शन फर्स्ट फेज की लाइन था। और ये शुरू हो गया कि ऑक्सीजन नहीं हुआ। तो आज जो बड़े बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स है वो बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 90% लोगों को ऑक्सीजन जिनको दिया है उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, जिनको इंजेक्शन दिया उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोग इतने डर गए कि नहीं, अगर मैं मरने वाला तो मुझे इंजेक्शन भी लगा लो, मुझे ऑक्सीजन भी लगा लो, मुझे ये भी कर दो। तो दिस वाज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लेकिन लोगों में इतनी दहशत बढ़ी थी। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि एक तो है पैंडेमिक, यानी कि महामारी, जो चीनी महामारी है, एंड पैंडेमिक, और दूसरा है इंफोडेमिक, यानी कि बुरी खबर की महामारी। बुरी, अभी ज्यादा बुरा क्या है, चाइनीज वायरस की महामारी ज्यादा खराब है, या ये जो इंफोडेमिक यानी कि खराब इंफॉर्मेशन की महामारी, जिससे पूरी इंडियंस का मोरल आपने तोड़ दिया कि भैया आप मरने वाले हो।
आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत, मैं तो फौजी हूँ, फौजी वाले तो वैसे ही फिट होते हैं, बहुत अच्छा अपने हाथ रखते हैं। मैंने कुछ सोल्जर्स से रिंग किया कि साहब मेरे लिए आप बेड, मेरे हॉस्पिटल, मुझे शायद कोरोना हो गया है तो मुझे हॉस्पिटल में जाना है, तो आप मेरे लिए बेड दे सकती हो क्या? नहीं बोला, बट तुझे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत क्या है, तुझे क्या हुआ है? तो नहीं साहब, बस उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि तू घर में ही बैठ ले, जिसे हम बोलते हैं होम आइसोलेशन। तो आज आपको पता है कि 90% लोग तो होम आइसोलेशन से ठीक हो गए। और मैं मेरी खुद की पर्सनल एग्जांपल बोलना चाहूंगा, आमतौर पे पर्सनल एग्जांपल नहीं देते हैं, लेकिन मैं केवल मैसेज ड्रॉ करने देना चाहता हूँ कि मेरी खुद की मदर, शी इज 96 ईयर्स ऑफ एज, उसको जब 6 महीने पहले उसको कोरोना हो गया, तो हमने तब ये जो मैं चीजें बोल रहा था वो किसी को नहीं पता थी। होम आइसोलेशन नाम की चीज उस समय नहीं थी, मतलब इतनी प्रिवेलेंट नहीं थी जितने अभी हो गई है। हमने बोला नहीं, हम उनको नहीं भेजेंगे, हम उनकी जो देखभाल है वो घर में ही करेंगे। एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट लेडी इज टुडे फाइटिंग फिट। आई विश आई कुड सेंड यू हर फोटोग्राफ, तो घर में हमने, क्योंकि इस वायरस के लिए कोई दवाई है ही नहीं। अगर आप दवाई देंगे तो क्या है, वो बेसिकली 7-8 प्रकार के मल्टीविटामिन है और 1-2 वायरल एंटीवायरल मेडिसिन है। आज इसके लिए किसी ने भी मेडिसिन तैयार नहीं किया। अभी खैर बोल रहे हैं कि ये जो DRDO है, उन्होंने एक कैप्सूल तैयार किया है कि जो शायद उसका अच्छा काम करेगा। तो ये अभी की बात है कि उस समय कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब, लोग बेड क्यों मांग रहे थे? उनको डरा दिया था कि तू तो सब जाने वाला ये। अरे भैया, जब ये चल रहा है आज की हालात में, जब हम चाइनीज वायरस की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं, और रोज आपको क्रिकेट के स्कोर के मुताबिक रिकॉर्ड आता है कि आज 2021 हो गए, 2020 हो गए, इतने लोग मर गए। आज इस समय भी नॉन कोरोना से 10 गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं, ठीक है ना? और कोरोना का जो कैजुअलिटी रेट है वो बेरली 1% या 1.5% है, कि जो कि बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन मीडिया के इस वल्चर्स ने इसे इतना खराब कर दिया कि लोगों ने सोचा कि भाई मर गए हम, तो बस अभी तो मैंने जाना ही है। तो ये जो वल्चर अपना जर्नलिज्म है, इन्होंने हमारे देश को बहुत किया। और इसमें केवल मीडिया के लोग नहीं थे, काफी राजकीय पक्ष, अगर आप चाहेंगे कि समझ लीजिए कि पार्टी एक्स, इन्होंने इसके ऊपर कितने आर्टिकल लिखे, पार्टी वाई, उनके कितने स्पोक्समैन ने वैक्सीन के खिलाफ बोला, इसके खिलाफ बोला, पार्टी जेड, या ये सारे अभी एनजीओ खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा, स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है। तो एक दहशत पैदा की गई कि बस ये मैं अब जाने वाले हैं। तो ये जो इंफोडेमिक करने वाले लोग हैं, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस देश को मोरल ये करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो सामान्य नागरिक है, इसे ये पता होना चाहिए कि हम सब इसमें सोल्जर्स है। क्या करना है, गवर्नमेंट ने 1000 बार बोला, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल है, जो भी है, थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, थोड़ी रेस्ट लेनी चाहिए, वो हर दिन आपके पास वो खबर आती रहती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। आज आप देखेंगे टीवी पे, मीडिया पे रोज फोटोग्राफ आ जाते हैं कि भाई लोग बाजार में जा रहे हैं, वहां पे डिसिप्लिन नहीं है, लोग पूजा के लिए जा रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, लोग मस्जिद में जा रहे हैं, वहां पे डिसिप्लिन नहीं है। मतलब जो पहले क्यों जाना चाहिए? तो सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज हमारे देश में बहुत कम है। और हर एक सोचता है, अगर आप जाएंगे मास्क देखेंगे, आपको हजारों फोटोग्राफ रोज की मीडिया में नजर आएंगे कि जिसने मास्क लगाया नहीं था, ठीक नहीं लगाया था, जो भी किया होगा। तो आज हर एक आदमी अगर अपना काम नहीं करता है तो उसको तो धोखा होगा ही, लेकिन उसके फैमिली को होगा। फैमिली के जो बूढ़े लोग हैं, थोड़े जिनको और मॉर्बिडिटी है, उनको धोखा होगा। और इसके सिवाय जो मोर इम्पोर्टेंट है कि देश में ये कॉन्टैक्ट कभी नहीं टूटेगा। तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए ये सबको पता है, लेकिन करना ये एक इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये नैरेटिव वॉरफेयर रुकना चाहिए। हमारे देश के ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमारी सरकार के ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमारे वैक्सीन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। पूरी दुनिया उसके ऊपर भरोसा रखती है, लेकिन हम नहीं रुकते। तो आज इस कोरोना के साथ लड़ने के लिए एक उपाय जो है वैक्सीन। ये बोला जाता है जब आप दोनों डोज लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी तकरीबन 90% बढ़ जाएगी। तो ये सब जो इस प्रकार का जो इंफोडेमिक है, इंफॉर्मेशन टेरर है, दहशतवाद है, इसे रोकना ही चाहिए। और जिन्होंने ये किया था,
इनके ऊपर क्या करें। मैं दर्शकों को ही पूछूंगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये एनजीओज है, ये राइटर्स है, पेपर में जाइए, आपको ये आर्टिकल आज भी मिल जाएंगे कि जिन्होंने लिखे हुए हैं, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर एक पब्लिक डिबेट की जाए। मेरा खुद का कहना मैं आपको बोल ही दूं, क्योंकि बाकी लोगों का तो कहना आप कैसे कहाँ से पता करोगे। जिन्होंने ये सब किया था, इनको मेरे ख्याल से कोरोना हॉस्पिटल में वॉलंटियर्स के लिए पनिशमेंट के तौर पर काम करने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि इनके कारण ये संख्या बढ़ी हुई है। तो सबसे बढ़िया है कि उनको जेल में डालने के बदले उनको डालिए लोगों की सेवा करने के लिए, ताकि ये उन्होंने इतनी जो बड़ी गलती की है, कम से कम उसकी कुछ भरपाई करने के लिए उनको मौका मिले, जिससे शायद भगवान जब वो नेक्स्ट जिंदगी में नेक्स्ट इसमें चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो भगवान उनको माफ कर देगा, क्योंकि उन्होंने बुरा काम तो किया था लेकिन उसके बाद अच्छा काम किया। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने उल्टी सुल्टी बात कही थी, तब अभी उन्होंने अपना कैंप लगाना चाहिए कि पार्टी एक्स मेरा कैंप यहाँ पे मैं फ्री दूंगा। किसी एनजीओ ने उल्टी बात की थी तो उस एनजीओ ने अपना कैंप लगाना चाहिए कि जो भी हैंडीकैप्ड है, जो भी दिव्यांग है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको मैं फ्री में वैक्सीन दूंगा। क्योंकि मैं खुद के लिए एक सेल्फ पनिशमेंट दे रहा हूं, क्योंकि मेरे कारण ये सब बढ़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि ये लोग सुनेंगे और ये अपना कैंप लगाना शुरू कर देंगे और वॉलंटियर का काम करेंगे, जिससे इस महामारी को कम करने में मदद मिलेगी। और मैं लास्ट में अभी आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि लास्ट 2-3 मिनट में हम इसके सिवाय चाइना के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, ये भी पहलू इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास समय है तो इस विषय के ऊपर हमारे पास समय भी है और हमारा एक दर्शक का एक प्रश्न भी है, तो मैं पहले प्रश्न ले लेता हूँ, उसके बाद में चाइना के ऊपर जो बात है कि चाइना पर हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट की भी काफी बात होती है और भी कुछ है। अक्षय श्रोत्री हमारे अच्छे दर्शक है। सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड टाइम हियर। सर, आर देयर चांसेस that this biological war is backed by advanced technology platforms, and does our defense has a mechanism to detect it? देखो, अक्षय जी ने ये पूछा, मुझे सामने नजर आ रहा है। अक्षय जी, मैंने यही बात किया कि ये एक स्मार्ट वायरस है, ठीक है। स्मार्ट वायरस को या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद मिल रही है या किसी प्लेटफॉर्म से मदद मिल रही है। वो क्या है, वो तो अभी आने वाले समय में इसके ऊपर जब और डेटा तैयार होगा तब ये पता लग जाएगा। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा देर से रिसर्च हो रहा है और इसका वेपन के तौर पर इस्तेमाल कैसे करना, इसके ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरा जो आप तो ये तो स्मार्ट है, ये चाइना ने तैयार किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वायरस म्यूटेशन हो रहा है। एक आपको पता होना चाहिए, एक ये जो बायोकेमिस्ट्री है या जो मेडिकल साइंस है, इसमें जो रिसर्च होता है इसका एक नियम है। नियम ये कि अनइथिकल रिसर्च आप नहीं कर सकते। अगर आप रिसर्च करना है तो वो ऐसे होना चाहिए कि जिसका जो आम आदमी है उसका फायदा होता है। यानी कि आप सुपर ह्यूमन नहीं बना सकते हो, सुपरमैन नहीं बना सकते हो, लेकिन आप एक मेडिसिन के लिए वैक्सीन जरूर ढूंढ सकते हो, दवाई के लिए एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हो। तो ये नहीं हुआ है, ये उन्होंने इसका एक वेपन, हथियार के तौर पे, जो मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर की बात की थी, इसमें ये बोला है, मैं शायद वो उसके बारे में बोलना भूल गया। ये दो जो उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला है कि ये लड़ाई ऐसे होगी जिसमें उस कंट्री की हेल्थ सिस्टम पूरी पैरालाइज हो जाएगी। रिपीट करता हूँ, हेल्थ सिस्टम पूरी पैरालाइज हो जाएगी। जो अभी हमने देखी है सेकेंड वेव के अंदर, हमारी सिस्टम मोरलेस पैरालाइज हो गई थी कुछ दिनों के लिए। खैर ज्यादा प्रोपेगेंडा था लेकिन सचमुच भी हुआ था। तो ये बिल्कुल ही स्मार्ट वायरस है, बिल्कुल ही तैयार किया, उस पर कोई डाउट नहीं है। उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो आज अभी तक डिटेक्ट करने के लिए एक ही तरीका है, वो जो एंटी-पीसीआर टेस्ट वगैरह जो बोलते हैं, इसके सिवाय। लेकिन मतलब हवा में डिटेक्ट करना, रडार से डिटेक्ट करना, सैटेलाइट से डिटेक्ट करना, या इसके टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट करना, मतलब आप इंडिविजुअल के अंदर है कि नहीं ये डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या वो हवा में है, क्या वो पानी में है, क्या वो इसमें है, वो डिटेक्ट करने के लिए अभी तक कोई ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है। लेकिन शायद अभी दुनिया में पूरा रिसर्च हो रहा है, तो शायद आ जाएगी। क्योंकि ये जो इस चाइनीज वायरस की लड़ाई है, ये काफ़ी महीने, काफ़ी साल चलने वाली है। तो इसलिए शायद आगे आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें और सामने आ जाएगी और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी आपको मिलेगी। उम्मीद करते हैं हम इसके ऊपर।
एक और कोई सवाल आ रहा था, शायद वो चला गया। अंतिम को सब बस ये वो एक कमेंट था प्रणव पीयूष का, डेफिनेटली चाइना इज बिहाइंड दिस बायो वेपन इन भारत, कौमी कांग्रेसी एंड आप आर हेल्पिंग चाइना, जो आपने मीडिया वॉरफेयर की बात भी की और पॉलिटिकल पार्टीज की जो आपने बात की, आई थिंक तो इट वाज अ कमेंट। ओके नितीश जी, अभी मैं मेरे थोड़े से कंक्लूडिंग रिमार्क देता हूँ। ये उन्होंने जो बोला है चोर कौन है, इसकी कोई ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला कि करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए जिन्होंने आर्टिकल वैक्सीन के खिलाफ लिखे हैं, जिसने ये जो गिधड़ की डिप्लोमेसी की हुई है, जिन्होंने उल्टा काम किया, ये सब आपको नाम पता है। अभी इनको बोलो कि आपकी पार्टी एक वैक्सीनेशन का कैंप लगाएगी और जो गरीब लोग हैं, जो डिसेबल्ड है, जो ये है, उनको आप फ्री में देंगे, ताकि भगवान आपको जब आप मरेंगे तब आपको माफ भी तो करना चाहिए ना, नहीं तो वहां जाके फिर आप नरक में चले जाएंगे तो कैसे होगा आपका। तो इसलिए अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो जो गलती की है उसको आप उसके लिए अच्छा काम करो, क्योंकि वो प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि उनको गाली देना, उनको ये करना, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्टिव ये होगा कि देश की जो अभी भी जो प्रॉब्लम है इससे कम करने में मदद करें। और मैं अभी आपने मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क में इतना ही बोलना चाहूंगा कि दुनिया को पता है कि ये जो चाइना है इसने क्या किया है, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत अचरज लगता है और ये आप बिल्कुल उसको वायरल करने की कोशिश करिए कि नंबर 1, हर एक असेंबली, स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट, इसमें ये एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि जो नॉन गवर्नमेंटल होना चाहिए कि इसे कोरोना के बदले चाइनीज वायरस बोलो, नंबर 1 वायरस। ये जो मेरा पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे होना चाहिए, डोंबिवली में होना चाहिए, हर एक में होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि ये है। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रिजोल्यूशन हर एक स्टेट असेंबली में पास होना चाहिए कि इस चाइनीज वायरस से हिंदुस्तान का जो नुकसान हुआ है, इसकी नुकसान की भरपाई उनको करनी ही पड़ेगी और इसके लिए प्रेसिडेंट्स है। मैं शॉर्ट में आपको बोलना चाहूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये माना गया था कि ये जर्मनी ने शुरू किया था, तो जर्मनी को पनिश करने के लिए एक सभी देशों ने मिलके एक ट्रायल चलाया जिसका नाम है न्यूरेमबर्ग ट्रायल। न्यूरेमबर्ग ट्रायल, न्यूरेमबर्ग नाम का गांव है, वहां पे जो जर्मन बचे हुए थे, कुछ उनके जनरल्स थे, कुछ उनके लीडर्स थे, उनके खिलाफ ट्रायल किया, 2-3 साल चला और उनको फांसी पे दिया गया। तो इसके अंदर तब तो हिटलर नहीं था, तब तक जो 2-3 जो बड़े टॉप थे वो नहीं थे। शायद मेरे ख्याल से जो टॉप मोस्ट लीडर उस समय हिमलर था, जो शायद नंबर 7 और 8 पे था जब जर्मनी लड़ रही थी। तो पूरी दुनिया ने इकट्ठा होकर किया, तो हमारे देश ने इकट्ठा होना चाहिए, हमारे राजकीय पक्षों ने इकट्ठा होना चाहिए। हर एक असेंबली में, हर एक नगर पालिका में, हर एक महानगर पालिका में, हर एक ग्राम पंचायत में ये पास होना चाहिए कि चाइनीज ने इसकी भरपाई देनी ही चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? आप बोलते हैं कि इसका क्या फायदा होगा? हमारा ये देख के बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। हमने 250 चाइनीज ऐप्स बैन किए, अमेरिका ने भी किए, यूरोप ने भी किए। इसका फायदा ये होगा कि चाइना के ऊपर प्रेशर आएगा। आज चाइना क्या सोचता है कि इंडिया इज अ डिवाइडेड कंट्री, वो कोई किसी को नहीं पूछता, वो जो करे, इंडिया कभी इकट्ठा होके उनसे लड़ ही नहीं सकता है। तो जब पूरा देश इकट्ठा होके ये रिजोल्यूशन पास करेगा तो चाइना को पता लगेगा कि ये देश इकट्ठा हो गया है, अभी इससे पंगा मत लो। और फिर उनकी जो आक्रामक कार्रवाई अलग अलग फील्ड में चलती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसमें उनके ऊपर काबू करने में हमें कुछ मदद मिलेगी। निदेश जी। एग्जैक्टली सर, जो आपने बात कही है हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से वो सभी बातें समझ में आई होंगी, वैसा मेरा पूरे तरीके से मानना है, और वो समझेंगे भी। और उसको जिस तरीके से आपने कहा कि हम हर व्यक्ति एक सोल्जर की तरीके से, एक सिपाही की तरीके से और सेल्फ डिसिप्लिन में आकर के काम करे। जो सरकार कह रही है, कभी आज पिछले कुछ दिनों से आ रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो मांग थी अचानक से एकदम कम हो गई, अचानक से कम हुई है। ये अचानक से चीजें क्या होती है? अचानक से सेकंड वेव आ जाती है, अचानक से ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ जाती है, अचानक से रेमडेसिविर की मांग घट जाती है, अचानक से कोई एक बार ब्लास्ट होता है, अचानक से वो चीज कम हो जाती है। ये अचानक वर्ड जो है, ये इसमें क्या वाकई में अचानक से आया है या इसके पीछे की कहानी है जो हमें कम से कम बुद्धिजीवी अगर थोड़ा बहुत हम लोग हैं तो हमें समझ लेनी चाहिए कि ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसे बैकफायर कहाँ से मिल रहा है, इसकी बैकबोन कहाँ पर है, और तभी हम इन चीजों को ठीक से समझ पाएंगे। एक बार फिर से मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जम्मू टॉक्स है या जम्मू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट,
डू सब्सक्राइब इट, बगल वाली घंटी दबाएं, बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जिस जिस रूप से आप हमें सहयोग कर सकते हैं, अगर आप छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना सकते हैं वीडियोस को डाउनलोड करके, तकनीकी रूप से हमें सहयोग करें, नैतिक रूप से हमें सहयोग करें, आर्थिक रूप से हमें सहयोग करें, लेकिन जैसे भी कर सकते हैं गिलहरी वाला योगदान हम सबको करना चाहिए। और सबसे बड़ा योगदान इस समय देश की परिस्थितियों में, इस कोविड महामारी से, चाइनीज वायरस से अपने आप को, हमारे देश को बचाने के लिए जो सर ने बचाया है, ब्रिगेडियर साहब ने, उन सभी को हम पालन करें तो बहुत बेहतर होगा। अगले बुधवार को फिर से हम मिलेंगे रात को 9 बजे। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी हमारे साथ में होंगे और इस सीरीज की, द चाइनाज अनरेस्ट्रिक्टेड वॉर, इसके अगले पहलू की हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब कार्यक्रम में पधारने के लिए, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ बने। धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।